हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 7 सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाली यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। अब तक मैं 6 वीडियोस बना चुका हूँ सोशोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, 1 से लेकर 6 यूनिट तक। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूनिट 7 के हैं कंप्लीट कवर करूँगा। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, 20 या 25 मिनट की वीडियो होगी, पर इसमें सारी चीज़ आपको बता दूंगा मैं, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है समझा भी दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। यानी कि सोशल यूनिट्स बनी हुई है। सोशल यूनिट्स क्या होता है? छोटे छोटे भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है सोसाइटी को, हायर क्लास और लोअर क्लास में, हायर यूनिट और लोअर यूनिट में। ठीक है, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। रेमंड नाम के एक बंदे ने डेफिनेशन दी है। अगली डेफिनेशन है डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज लिंक रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है डिवीज़न होना सोसाइटी का, सोसाइटी को डिवाइड करना है ना, अलग अलग ग्रुप्स में, परमानेंट ग्रुप्स में, और या फिर कैटेगरीज में डिवाइड करना सोसाइटी को। और वो जो सोसाइटी है ना, जो डिवीज़न हमने किया है, वो सोसाइटीज़ आपस में इंटरलिंक होंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, और उनमें कुछ सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी होगी। मतलब ये कि कुछ सोसाइटीज़ ऊपर और कुछ सोसाइटीज़ थोड़ा अपर और लोअर में हम क्लासीफाई करेंगे चीज़ों को। ठीक है, अलग अलग बेसिस होते हैं, कुछ इकोनॉमिक बेसिस और बहुत सारे बेसिस होते हैं। उनके बेसिस पे यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन होगा, वो मैं आगे बताऊँगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के? 2 कैरेक्टरिस्टिक है, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम होते हैं ये स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जो होता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि बंदा, कोई भी पर्सन या कोई भी ग्रुप अपना जो क्लास है या स्टेटस है वो चेंज कर सकता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लास या जो स्टेटस है उसका वो चेंज वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिकली ये 4 नहीं है, ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। 4 मैंने गलती से लिख दिया होगा। नाउ सोशल एस स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ट्रेट ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब यह है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कर सकते, ये सोसाइटी करती है, सोसाइटी का ट्रेट है ना। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता, सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट किए जाते हैं। परसिस्ट ओवर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है ये स्ट्रेटिफिकेशन चलता है। मे बी अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल बट वेरिएबल। यूनिवर्सल मतलब कि इंडिया में भी है, अमेरिका में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन है। वेरिएबल है मतलब चेंज होता रहता है, कॉन्स्ट है ना। और इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इनइक्वालिटी बट ऑल्सो बिलीव्स। सिर्फ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट नहीं करती स्ट्रेटिफिकेशन में। देखो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, डिवीज़न है। अब डिवीज़न क्या होता है, कई बार गलत भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इक्वालिटी नहीं रहती है, तो इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, और बिलीव्स के बेसिस पे भी होता है कहीं ना कहीं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं। पहला है एस्टेट सिस्टम। एस्टेट का मतलब होता है कहीं कि पैसा, यानी कि आपके पास पावर कितनी है ना, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी एस्टेट सिस्टम में। कास्ट सिस्टम हम आगे बात करेंगे इसमें, और क्लास सिस्टम भी मैं आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम की। व्हाट इज़ इंडियन कास्ट सिस्टम? कास्ट का मतलब होता है वर्णा। वर्णा एक संस्कृत का वर्ड है, वर्ण जिसे बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था, आपने शायद सुना हो। कास्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बियरिंग अ कॉमन नेम क्लेमिंग अ कॉमन डिसेंट, है ना। कास्ट क्या होता है, उन लोगों का गुच्छा होता है, उन लोगों का समूह होता है जिनका क्या है, एक कॉमन सरनेम होगा, है ना। उनके जो एंसेस्टर्स होंगे कहीं ना कहीं सेम होंगे। ठीक है, थ्योरीज अबाउट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के लिए कुछ थ्योरीज बताए गए हैं। पहला है रिलीजियस, दूसरा है बायोलॉजिकल, तीसरा है सोशियो हिस्ट्रिकल। रिलीजियस, नाम से पता चला रिलीजन के बेसिस पे कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन है कास्ट सिस्टम का। इंडियन कास्ट सिस्टम का 4 डिफरेंट पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया है इसे, रिलीजियस सिस्टम को, जो थ्योरीज दी गई है। ठीक है, इस थ्योरी ने बोला कि जो ब्रह्मा जी थे, है ना, जो हिंदू, जो क्या कहते हैं, हिंदू जो रिलीजन है उसमें ब्रह्मा जी एक भगवान है, तो उनके जो सर से जन्मे थे वो लोग ब्राह्मण्स थे, जो हेड से जन्मे थे वो क्षत्रिय थे, जो थाई से जन्मे थे वो वैश्य थे, और जो फीट से जन्मे थे वो शूद्रास थे। तो 4 तरह के पार्ट्स जो है रिलीजियस क्लासिफिकेशन में दिए थे, जो कि बुक में लिखा है ना। और ये सब थ्योरीज हैं जो पहले बताई गई थी। बायोलॉजिकल थ्योरी जो है उसमें 3 क्वालिटीज़ के बेसिस पे लोगों को क्लासीफाई किया था। पहला सत्वा, दूसरा रजस और तीसरा तमस। सत्वा में कौन आते थे?
सत्वा SATTVA। सत्वा में आते थे जो आपके पंडित थे, जो ज्ञानी लोग थे, जो टीचर्स थे, जो वैद्य थे, है ना। तो वो क्या थे, उनकी जो है उनको बहुत कामिंग नेचर था, है ना, दिमाग शांत रहता था उनका, और बहुत बुद्धिमान थे, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है, सॉरी जो वेजिटेरियन थे, मैंने उल्टा बोल दिया, जो वेजिटेरियन थे, है ना, वो नॉन वेज नहीं खाते थे, ठीक है। सत्वा वर नॉन वेजिटेरियन। रजस में कौन आते थे, आपके जो वॉरियर्स थे वो सब। रजस एक तरह का मतलब क्वालिटी हो गई, जो लड़ाई झगड़ा नहीं, बट जो फाइट्स करते थे, जो बेसिकली वॉरियर्स थे, है ना। तो वॉरियर्स आते थे रजस में। तमस में कौन आते थे, तमस में वो लोग आते थे जिन्हें दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं था, जो अपनी ही दुनिया में इंजॉय करते थे, जो बेसिकली जो सिर्फ मज़े के लिए जी रहे थे, उस टाइप के लोग तमस में आते थे, या आलसी टाइप के जो लोग थे, ठीक है। तो ये थ्योरीज हैं, इनका कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं। सोशो हिस्ट्रिकल थ्योरी में क्या कहा गया कि आर्यंस जो थे उन्होंने इन्वेड किया, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर्यंस जो थे इंडिया में आए 1500 BC में। 3 ग्रुप्स में उसे डिवाइड किया, उन्होंने डिवाइड किया सोसाइटी को। पहला क्षत्रिय जो वॉरियर्स थे, प्रीस्ट जो ब्राह्मण्स थे, और जो फार्मर्स और क्राफ्टमैन थे वो वैश्यास। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था उन्होंने। फीचर्स क्या है कास्ट सिस्टम के, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यानी कि अलग अलग भागों में बांट देना, अलग अलग सेगमेंट्स में सोसाइटी को बांट देना। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सेकंड पॉइंट, हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि आप क्या कहते हैं, आप डिसाइड एक लेवल से डिसाइड कर लो कि यार ये लोअर लेवल है, ये अपर लेवल है, ये उससे भी अपर लेवल है। तो एक हायरार्की होती है चीज़ों की, है ना, वो होती है कास्ट सिस्टम में, है ना। कास्ट में भी होता है कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, है ना, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कास्ट सिस्टम में इंडिया में। थर्ड पॉइंट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड, ड्रिंक एंड स्मोकिंग। कहीं ना कहीं क्या था कि कुछ कास्ट को जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाता था उनके एरिया कि हमारे साथ बैठकर खाना मत खाओ, हमारे कुएं से पानी मत पियो, है ना, या हमारे घड़े से पानी मत पियो, ये सब चीज़ें। एंडोगेमी में क्या होता है, एंडोगेमी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यूनिट नंबर 6 जब हम कवर कर रहे थे, ये प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो वीडियो। एंडो का मतलब होता है विद इन, और है ना, विद इन द कास्ट, एंड गैमी मतलब मैरिज। मतलब ये कि आप सेम कास्ट में ही मैरिज करोगे अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो था उसका ये मानना था कि जो शादी होती हैं वो अपनी ही कास्ट में होनी चाहिए, दूसरी कास्ट में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आज भी है कहीं ना कहीं, अरेंज मैरिजेज में यही होता है आज भी इंडिया में कि सेम कास्ट में लोग शादी करना पसंद करते हैं, डिफरेंट कास्ट में कोई अरेंज मैरिज में नहीं करता शादी, है ना। अब लव मैरिज हो तो वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, ये पॉइंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे हटा सकते हो आप। ऑक्यूपेशन एसोसिएशन, कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन जो है कास्ट से रिलेटेड था। पहले क्या होता था कि सेम जो ऑक्यूपेशन था, जो फादर किसी के करते थे वही बच्चा कर रहा है अपना ऑक्यूपेशन, है ना। तो वही जो था वो ट्रांसफ़र होता था कहीं ना कहीं। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आजकल बच्चे अपने फादर का ही ऑक्यूपेशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। डिस्टिंक्शन इन कस्टम्स, ड्रेसेस एंड स्पीच, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अलग अलग कास्ट में आपको अलग अलग रिचुअल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग पहनावा, कपड़े पहनने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, स्पीच, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। कन्फ्लिक्ट रिजोल्विंग मैकेनिज्म्स, नेक्स्ट पॉइंट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब लड़ाइयाँ, है ना। तो कहीं ना कहीं जब कास्ट में, किसी कास्ट में लड़ाई होती थी, हर किसी कास्ट का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है उस कन्फ्लिक्ट को सही करने का, सुलझाने का। कास्ट सिस्टम में चेंजेस कैसा आया, पहला संस्कृताइजेशन, है ना, और दूसरा वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कास्ट सिस्टम में कैसे चेंज आया, वो हम बात नहीं करेंगे। सोशल क्लास की अब हम बात करते हैं, तो क्लास सिस्टम हमने पढ़ा था ऊपर, वो उसके बात करते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन आप छोड़ सकते हो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओकबर्न ने जो डेफिनेशन दिया है वो काफ़ी सही डेफिनेशन है। सोशल क्लास इज एग्रीगेट ऑफ पर्सन्स हैविंग सेम सोशल स्टेटस इन अ गिवन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, सोशल क्लास क्या है कि उन लोगों का गुच्छा, उन लोगों का समूह है जिनका सोशल स्टेटस सेम है, ठीक है। उनका सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनका स्टेटस जो है सेम है, तो दिस इज कॉल्ड अ सोशल क्लास। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंडिविजुअल विल हैव ग्रेटर फ्रीडम थोड़ा ज़्यादा होता है। सेम लेवल ऑफ एजुकेशन होगी लोगों के बीच में, है ना। लेस सोशल डिस्टेंस होगा, यानी कि कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से डिस्टेंस नहीं होगा, ज़्यादा उनके बीच में जुड़े होंगे। सिमिलर मोड ऑफ लाइफ जो इंडिविजुअल्स का होगा, जीने का तरीका होगा वो सेम होगा। सिमिलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर जो होगा सिमिलर होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास सिस्टम के।
सोसाइटी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला हायर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास। ठीक है, हायर क्लास मतलब कि जो करोड़पति टाइप लोग हैं, इनकम के बेसिस पर हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लासेस की। तो जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, दे आर कमिंग अंडर हायर क्लासेज। मिडिल क्लासेज भी फर्दर डिवाइडेड है, अपर मिडल, मिडल और लोअर मिडल। ठीक है, तो अपर मिडल में क्या आता है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मिडल में ठीक ठाक कमा रहे हैं, लोअर में थोड़ा कम कमा रहे हैं, और जो लोअर क्लास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। ठीक है, नाउ सोशल मोबिलिटी की हम बात करते हैं। सोशल मोबिलिटी में वेलेस नाम के एक बंदे ने ये डेफिनेशन दी है कि मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर सोशल स्टेटस। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जब अपने सोशल स्टेटस से दूसरे सोशल स्टेटस पर आ जाता है, कहने का मतलब ये कि अभी मैंने पीछे इसमें आपको ये बताया था कि सोसाइटी को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, हायर, मिडल एंड लोअर में। ठीक है, हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। अब अगर कोई बंदा मेहनत करता है, कोई बंदा पैसा ज़्यादा कमाने लगता है, तो वो मिडिल क्लास से उठ के हायर क्लास में जा सकता है, लोअर क्लास से उठ के मिडिल में आ सकता है, या कोई बंदा अपना सारा पैसा उड़ा दे तो वो हायर क्लास में था जो पहले, वो मिडिल में, लोअर मिडिल में आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्लास जो है चेंज हो सकती है, और ये जो सोशल स्टेटस जो है वो चेंज हो सकता है, और जब ये स्टेटस चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पावर में चेंज आ जाए किसी की तो कहीं ना कहीं उसका जो है सोशल मोबिलिटी हो गया है। प्रेस्टीज में यानी कि रिस्पेक्ट उसे मिलने लग जाए, अप्रूवल उसे मिलने लग जाए लोगों का। वेल्थ में यानी कि पैसा उसके पास ज़्यादा आने लग जाए। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं, हार्डवर्क, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी आप गेन कर सकते हो। लक, अगर आपका अच्छा हो, किसी की लॉटरी निकल जाती है और रातों रात अमीर हो जाता है, बट ये दिस इज़ वेरी रेयर केस। मैरिज, शादी के बाद कहीं ना कहीं क्लास चेंज हो जाती है। लेवल ऑफ एजुकेशन, उससे क्लास चेंज हो जाती है। टाइप्स की हम बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, वर्टिकल, इंटरजनरेशनल इतना नहीं पूछता है, आप सिर्फ नाम पढ़ लो काफ़ी है इतना। ठीक है, सिस्टम्स, ओपन सोशल मोबिलिटी, क्लोज सोशल मोबिलिटी, this is not that important. Now we will move on to the next topic, race as a biological concept and criterion of racial classification. Now race को हम, race जो है उसको हम as a biological concept देखने की कोशिश करेंगे। Race is defined as a category or group of people having a hereditary traits that set them apart. इसका मतलब क्या है कि रेस एक क्या है, कैटेगरी है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका हेरिडिटी कहीं ना कहीं सेम है उन लोगों का। एक मान लो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये 4 है, ये चारों ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, अब इन सब की हेरिडिटी जो है सेम है, तो दिस इज कॉल्ड अ रेस। ठीक है, तो इट इज़ एन आइडिया दैट वाज क्रिएटेड इन सोसाइटी टू जस्टिफाई इनइक्वालिटी, है ना। तो ये बोला जाता है कि जो रेस का जो वो था, आइडिया जो था, वो बस इक्वालिटी जो इनइक्वालिटी है, जो लोगों के बीच में भेदभाव है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए कहीं ना कहीं रेस जो है उसको आइडिया को लाया गया था। सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट रेस वाज सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट। सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि रेस जो है सोशली लोगों के द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, रेस इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यस इट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पहले नहीं हुआ करता था, अब होता है, रेस देखा गया है ना, रेस वाला कॉन्सेप्ट। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स विच मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड, द फिनोटिपिकल एंड जीनोटिपिकल। देखो रेस में 2 एस्पेक्ट्स बताए गए थे कि फिनोटिपिकल यानी कि जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है उसके बेसिस पे, है ना, और जीनोटिपिकल जो आपका जीनोटाइप होता है, जो आपका डीएनए है, उसके बेसिस पे, हेरिडिटी के बेसिस पे। रेस इन द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ड्रॉज अपॉन डिफरेंसेस नॉट ओनली द स्किन कलर, फिजिकल एट्रीब्यूट्स। रेस का जो रेस क्या होता है, रेस क्या है मतलब, रेस का जो क्लासिफिकेशन है, या फिर आपका जो रेस में जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ जेनेटिक्स के बेसिस पे नहीं देखे जाते, है ना। नॉट डिफरेंसेस नॉट ओनली स्किन कलर, सिर्फ स्किन कलर के बेसिस पे रेसिज्म नहीं होता, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे भी नहीं होता कि कोई काला है या कोई गोरा है, कोई लंबा है या छोटा है, बट ऑल्सो ऑन लैंग्वेज। कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे भी रेसिज्म होता है, नेशनैलिटी के बेसिस पे होता है, रिलीजन के बेसिस पे होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ, ये देखो ये जो टॉपिक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस और ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। कास्ट का, रेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे या हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 2 इन्वायरमेंट, 2 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर है और एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर है। ठीक है, दोनों तरह के इन्वायरमेंट जो है हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कैसे,
इंटरनल में क्या आता है, जेनेटिक जो आपका डीएनए है ना, या फिर आपका जो खान पान है, ये सब इंटरनल में आता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या, सराउंडिंग्स कैसी है आपकी, किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, कैसा आपका इन्वायरमेंट है, पोल्यूटेड है नहीं है ना। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन डिजीजेज आर प्रीवेलेंट इन वन पर्टिकुलर कास्ट, क्लास और रेस। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी गई थी कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट में, क्लास में देखी गई है। क्यों? देखो, कुछ डिजीजेज क्या होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं, है ना। वो हेरिडिटरी का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हार्ट प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें एक जनरेशन से, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सेम डिजीज़ के, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, उनकी क्लास से, उनके कास्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, क्योंकि उनके हेरिडिटी से चलता आ रहा है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ड्यू टू लाइफस्टाइल पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट, क्लास और रेस। अब क्या होता है, देखो, सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है कि उस बंदे को बीमारी होगी, कि किसी की फैमिली में अगर हार्ट प्रॉब्लम्स रहे या पहले बहुत ज़्यादा, तो उसको भी हार्ट प्रॉब्लम्स हो। अगर वो बंदा अपने लाइफस्टाइल चेंज करता है, अपना खान पान अच्छा रखता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जेनेटिक्स, हाँ, एक ठीक है, उसको रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चांसेस है तो उसको होगा ही होगा। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल सुधारता है तो उसको वो डिजीजेज नहीं होंगे, वो प्रिकॉशंस अगर अच्छे से ले रहा है तो, ठीक है। हाँ, बट रिस्क जो होगा उस बंदे को थोड़ा ज़्यादा होगा जेनेटिक्स में अगर उसके है तो। नाउ लाइफस्टाइल में क्या क्या आ जाता है, ईटिंग, लिविंग हैबिट्स एंड ऑल दिस थिंग, डेली रूटीन, ये सब तो आपको पता ही है। नाउ इन केस ऑफ SC/STs इट्स मेंबर्स ड्यू टू इन प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिस। देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जो गरीब लोग होते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो वो बेचारे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं बचपन से ही, क्योंकि उनके पास कुछ लोगों के पास प्रॉपर घर भी नहीं होता, सैनिटेशन की प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या होता है कि उन लोगों में, अब ये क्यों है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट सेम इन्वायरमेंट में रह रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक वो हो रहा है कि अगर एक कास्ट को पर्टिकुलर देखो तो वो अगर सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सेम हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, तो उस कास्ट में वो डिजीज़, उस रेस में वो डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ SC/STs इट्स मेंबर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से, कुछ लोगों में गरीबी होने की वजह से, खाना ना मिल पाने की वजह से, पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लोअर क्लास और मिडिल क्लास में क्या होते हैं, STDs और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे गए, जबकि अपर क्लास में देखा जाए, जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनमें क्रोनिक डिजीजेज ज़्यादा देखे गए हैं। क्रोनिक डिजीजेज हो गए या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज, जैसे आप कह सकते हो ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि होता है, ये चीज़ें कॉमन है क्लास टू क्लास, ठीक है। ईविल इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म, ईविल इफेक्ट क्या है, कास्टिज्म के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। हिंड्रेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कास्टिज्म जो है डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड होती है, और जो नेशनल है, जो देश है, देश का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कास्टिज्म की वजह से रुकता है, ठीक है। कास्टिज्म क्या होता है, कास्टिज्म होता है कि किसी का बेसिकली किसी को डिफरेंट कर देना या फिर एक डिस्क्रिमिनेशन करना किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दिस इज कॉल्ड कास्टिज्म। सेकंड पॉइंट इज स्टैंड्स इन वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, वही चीज़ है, सेम चीज़ फर्स्ट पॉइंट जैसी। थर्ड पॉइंट है करप्शन, करप्शन को जन्म देता है कास्टिज्म, ठीक है, क्योंकि अपनी कास्ट के मेंबर्स को लोग ऊपर उठाना चाहते हैं। जहाँ पर कास्टिज्म होता है तो वो लोग क्या चाहते हैं, अपनी कास्ट के लोग ऊपर जाएं। तो अगर कोई कास्टिज्म को प्रमोट कर रहा है तो वो अपनी कास्ट को इलीगल तरीके से भी ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेगा, एंड दिस कम्स अंडर करप्शन। फोर्थ पॉइंट इज अफेक्ट्स एफिशिएंसी इन द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं कास्ट के बेसिस पे, वो तो काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है। तो इस वीडियो में यार इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको यूनिट 8 के बारे में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यार देखो, जाना मत अभी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और इस जो सीरीज़ चल रही है, प्लीज़ इसके सारे वीडियोस देखना है। यूनिट नंबर 8 का भी वीडियो मैं नीचे एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है। अगला वीडियो आप यूनिट नंबर 8 का देख सकते हो। यूनिट नंबर 6 अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, एंड स्क्रीन पे भी वो भी मैं लगा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो यूनिट नंबर 7 की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि यूनिट 8 की जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप नहीं उतार सकते लिख सकते इतना सारा जो भी मैंने मटेरियल यहाँ पर दिया है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और वो पीडीएफ पेड है, वो मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि वो पेड पीडीएफ था और लोग कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं अफोर्ड करने के लिए, तो मैं इसलिए अब वीडियोस बना रहा हूँ। जिनके पास पैसे नहीं है वो वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।